क्या आप जानते हैं किसी वस्तु का जो कीमत होता है, जो प्राइस होता है, उसका निर्धारण कौन करता है? आखिर कैसे होता है? नॉर्मली हम सबको पता है कि कोई भी वस्तु होती है जिसका उत्पादन वो करता है, निर्माता होता है, उत्पादक होता है, वही उसकी कीमत का निर्धारण करता है। नॉर्मल लोग जानते हैं। लेकिन एज ए इकोनॉमिक पढ़ने वाले स्टूडेंट के हिसाब से कि वस्तु की कीमत का निर्धारण केवल उत्पादक ही नहीं करता, और भी बहुत सारे कारक होते हैं। क्योंकि बाजार कई प्रकार का होता है। अगर एकाधिकार है तब तो वो खुद अपने आप में बाजार है, वस्तु की कीमत का निर्धारण भी वो खुद कर लेता है, क्योंकि पूरे बाजार वो अकेला बेचने वाला हुआ और उसके आसपास कोई भी उसका उत्पादक बेचने वाला नहीं है, तो वस्तु की कीमत का निर्धारण वो खुद करेगा। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। लेकिन जब बाजार में बहुत सारे खिलाड़ी हो, यानी कि बहुत सारे उत्पादक हो, तो ऐसे वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार करती है, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को मिलके। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। हालांकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन इसके कई सारी विशेषताएं आज की बाजार में मौजूद है। तो ऐसे में बाजार के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, और उस कीमत को जो भी ऊपर नीचे करना चाहता है उसको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार के होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु की कीमत निर्धारण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? बाजार संतुलन की। बाजार संतुलन का मतलब होता है एक ऐसा कीमत जिस कीमत पर उस बाजार में वस्तु को खरीदा या बेचा जा सके। ठीक है, उस स्थिति को बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। और ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उन्हीं सब चीजों की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, सचित्र वर्णन कीजिए इस तरह से। तो चित्र के सहित मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे होता है। तो सबसे पहले ये तो समझिए कि आखिर बाजार संतुलन है क्या। बाजार संतुलन की मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार संतुलन, संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां क्या ना हो, जहां किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई परिवर्तन ना हो। और बाजार का मतलब आप समझते ही, बाजार जहां पर वस्तु का क्रय। तो बाजार में वस्तु की कीमत की ऐसी स्थिति जिस कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए तैयार हो और विक्रेता बेचने के तैयार हो, उस स्थिति को बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब बाजार संतुलन होने के लिए वस्तु की कीमत का होना जरूरी है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होना चाहिए। नॉर्मली कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग दोनों बराबर हो, उस स्थिति को हम बाजार संतुलन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये तुरंत हो गया था? नहीं। अगर वस्तु की कीमत निर्धारण की बात करने जाए, यानी कि संतुलन की स्थिति की बात करने जाए, तो ध्यान में ये रखना है कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से इसका मत दिया है। जैसे इसके बारे में अगर डिटेल से बात करने जाते हैं तो संतुलन कीमत का निर्धारण करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पुराने समय से दो कॉन्सेप्ट है। एक है प्रोफेसर रिकार्डो का कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है ना रिकार्डो के अलावा प्रोफेसर जेवंस का कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाजार में दो पक्ष है, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक। पर रिकार्डो ने कहा कि वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वस्तु के उपभोक्ता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उपभोक्ताओं के द्वारा, यानी कि मांग के द्वारा, मांग पक्ष के द्वारा। कि किसी भी बाजार में उपभोक्ता जिस कीमत पर खरीदना चाहता है उसी कीमत पर वस्तु की कीमत का निर्धारण है। इसका मतलब होता है इन्होंने केवल एक पक्षीय धारणा कि उपभोक्ता जिस कीमत पर खरीदना चाहता है उसी कीमत पर वस्तु को बेचना पड़ता है, जबकि जेवंस का कहना है कि वस्तु का उत्पादक करता है और उत्पादक अपनी लागत, अपने लाभ को ध्यान में रखते ही वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। उत्पादक यानी कि पूर्ति पक्ष। तो इनका कहना था जेवंस का कि वस्तु की कीमत का निर्धारण उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता को उसी कीमत पर खरीदना पड़ता है जिस कीमत पर एक उत्पादक अपनी वस्तु का कीमत का निर्धारण करता है। तो इन दोनों ही बातों में कौन सा, क्योंकि एक बाजार उपभोक्ता और उत्पादक से मिलकर बना होता है। खाली उपभोक्ता से बाजार नहीं होता, खाली उत्पादक से बाजार नहीं होता, क्रेता और विक्रेता दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है केवल एक पक्ष के द्वारा वस्तु की कीमत का उत्पादक जो मर्जी कीमत तय कर लेगा, उपभोक्ता खरीदेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो इसी चीज को देखते हुए बाद में महोदय मार्शल, प्रोफेसर मार्शल आए और उन्होंने इस पुराने कॉन्सेप्ट को चेंज किया और मार्शल ने कहा कि वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों का प्रयोग होता है। यहां पर वस्तु की मांग पक्ष और वस्तु की पूर्ति पक्ष दोनों के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। मांग पक्ष मतलब उपभोक्ताओं के द्वारा, यहां पर उपभोक्ता और इधर उत्पादक दोनों को ही जो है जरूरी है यहां पर। तो प्रत्येक उपभोक्ता क्या चाहता, प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि वस्तु की कम कीमत पर क्या खरीदे, अधिक क्रय करे। जबकि उत्पादक क्या चाहता है, उत्पादक चाहता है कि क्या, अधिक कीमत पर क्या करे, अधिक विक्रय करे। ठीक है, दोनों का है कि मांग पक्ष कम कीमत पर ज्यादा खरीदना चाहता है और पूर्ति पक्ष जो है अधिक कीमत पर अधिक बेचना चाहता है। तो ऐसे में दोनों ही उल्टी दिशा में अपनी गंगा बहाना चाहते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि ऐसे में दोनों पक्ष जब एक दूसरे के उल्टा व्यवहार करता है तो एक ऐसी स्थिति, बाजार की एक ऐसा कीमत जिस कीमत पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार हो और जिस कीमत पर विक्रेता विक्रय करने को तैयार हो, जिस कीमत पर क्रय और विक्रय यानी कि वस्तु का मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाए, उसी कीमत को हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं और उसी कीमत पर बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय होता है। मतलब साफ है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक ऐसी स्थिति जहां पर जिस कीमत पर वस्तु का मांग और वस्तु की पूर्ति यानी कि उपभोक्ता खरीदने को तैयार हो जाए और विक्रेता बेचने को तैयार होता है, उस स्थिति को संतुलन कीमत, और उस संतुलन कीमत पर तय हुई मात्रा को संतुलन मात्रा, और इस पूरी स्थिति को बोला जाता है बाजार संतुलन। अब बाजार संतुलन को अगर थोड़ा ध्यान से समझते हैं तो इसको उदाहरण के साथ हम प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में ये उदाहरण देना जरूरी है कि अगर मान लेते हैं एक तरफ है वस्तु की कीमत, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, और यहां पर है मांग, ठीक है, और इधर लिखते हैं हम किसको, पूर्ति को। तो ऐसे में वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग हमेशा कम होती चली जाती है। तो ये हो गया 50, 40, 30, 20, 10। वहीं पर वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति बढ़ती हुई चली जाती है, कुछ इस तरह से। तो बाजार की हमेशा एक ऐसी स्थिति होती है कि एक विशेष कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब इस स्थिति में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही बराबर है। इससे पहले वस्तु की मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, और यहां पर वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नॉर्मली ये जो है ना कि वस्तु की कीमत जब 6 है तो 6 पर वस्तु की मांग दोनों बराबर है, तो वस्तु की 6 रुपए को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर संतुलन कीमत कहेंगे। और इस कीमत पर वस्तु की 30 यूनिट, कितने यूनिट, 30 यूनिट की क्रय विक्रय, इसको संतुलन मात्रा के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हो गया बाजार संतुलन की स्थिति। अब इस चीज को हमसे कहा जाता है डायग्राम में भी सचित्र वर्णन करो। तो वर्णन हमने कर दिया, टेबल हमने दिखा दिया, अब हमें क्या करना है, इसको डायग्राम में डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे वस्तु की कीमत और यहां है मांग और पूर्ति की मात्रा। तो मात्रा जो है 10-10 यूनिट पे है, 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50। यहाँ वस्तु की कीमत है 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 10। ठीक है, ये y हो गया और ये हो गया x। क्लियर। अब ऐसे में एक बार में एक ग्राफ बनाए, पहले मांग बनाते हैं। वस्तु की कीमत जब 2 है तो मांगी जा रही है कितने यूनिट, 50 यूनिट। वस्तु की कीमत जब 4 है तो मांगी जा रही है 40 यूनिट। वस्तु की कीमत 6 होने पर मांगी जाएगी 30 यूनिट।
क्योंकि वस्तु की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध होता है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। तो ऐसे में तो ये जो हमारा वक्र बना है इसको बोलेंगे मांग वक्र। क्या बोलेंगे? थोड़ा सा टेढ़ा बना है तो आप स्केल का यूज करेंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। और वहीं पर दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है पूर्ति। पूर्ति है कि वस्तु की कीमत जब 10 है तो 10 यूनिट, 8 है तो सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी, वस्तु की कीमत जब 10 है तो 10 यूनिट, वस्तु की कीमत 8 है तो 40 यूनिट, 6 है तो 30 यूनिट, 4 है तो 20 यूनिट और 2 है तो 10 यूनिट। ये है आपका पूर्ति पक्ष। कौन सा पक्ष? पूर्ति पक्ष। अब इस पूरे डायग्राम में एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही बराबर है, बिंदु ई पर। तो ये जो ई है, डी डी इक्वल टू क्या हो गया? एस एस हो गया। और इसी ई को हम क्या बोलेंगे? संतुलन स्तर। क्या बोले? संतुलन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ये संतुलन बिंदु। इसका मतलब होता है जो ओ पी है, क्या है? ओपी यानी कि रुपए 6, रुपए 6, ये हो गया संतुलन मात्रा, सॉरी संतुलन कीमत। ठीक है, और जो ओ क्यू है, ये वाला पॉइंट ओ क्यू है, इसको बोलेंगे संतुलन मात्रा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? संतुलन मात्रा। और एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक विक्रेता को इसी 6 रुपए में इस वस्तु को बेचना पड़ेगा, और इस 6 रुपए में वो 30 यूनिट जब बेचना चाहेगा, उससे ज्यादा बेचना चाहे उसकी मर्जी है, लेकिन वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक बार जिस कीमत पर वस्तु का निर्धारण हो जाता है, प्रत्येक विक्रेता को उसी कीमत पर वस्तु को बेचना पड़ता है और क्रेता को उसी कीमत पर खरीदना चाहता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक विक्रेता को कीमत स्वीकारक के नाम से जानते हैं। क्या? कीमत स्वीकार करने वाला। क्यों? क्योंकि वो अकेला बाजार की स्थिति को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसी की जैसी मिलती जुलती दूसरी वस्तु दूसरे के पास है, ना रंग रूप किसी प्रकार का अंतर नहीं था, सब। इसका मतलब होता है अगर वो कीमत बढ़ाता है लाभ के लिए तो सामने वाला उपभोक्ता दूसरे के पास चला जाएगा, तो वो बाजार में नहीं टिक सकता। और वो वस्तु की कीमत कम नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे जो विक्रेता है उसको उस कीमत को कम करने नहीं देंगे, उसको बाजार से निकाल देंगे। तो मजबूरी में, क्योंकि इस बाजार में अनंत क्रेता विक्रेता होते हैं, तो किसी एक का प्रभाव इस बाजार पे नहीं पड़ता है, तो इसी कीमत पर पूरी बाजार की में कीमत का संचालन होता है। और इसी स्थिति को संतुलन बाजार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आता है बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं? बाजार संतुलन का निर्धारण कैसे होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत स्तर का निर्धारण किसके होता है? कुपूर्ण प्रतियोगिता में जो है कीमत स्तर की वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन आंसर एक ही है जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको बताना है संतुलन कीमत होता क्या है, दूसरा बताना है संतुलन कीमत की अवधारणा जीवन से रिकॉर्ड हो, और तीसरा बताना है मार्शल का कॉन्सेप्ट क्या था, उसके बाद डायग्राम और ये टेबल। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग में तो इतना करना काफी है, इनफ है। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है संतुलन कीमत में परिवर्तन। संतुलन कीमत में परिवर्तन क्या एक बार कीमत निर्धारित होने के बाद कीमत में परिवर्तन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण ही मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, और मांग और पूर्ति दोनों ही स्थायी नहीं है, मतलब दोनों स्टैटिक नहीं है, दोनों में परिवर्तन होता है। तब मांग और पूर्ति किसी में भी परिवर्तन हो या दोनों में ही परिवर्तन हो, वस्तु की कीमत में जरूर परिवर्तन होता है। तो अगर संतुलन कीमत में परिवर्तन की स्थिति की बात करते हैं तो 3 प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। नंबर 1, केवल मांग में परिवर्तन। पूर्ति कैसा हो? स्थिर हो। नंबर 2, केवल पूर्ति में परिवर्तन, मांग स्थिर हो। और नंबर 3, मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन हो, दोनों में परिवर्तन हो। 3 स्थितियां होती है संतुलन कीमत में परिवर्तन की। तो तीनों स्थितियों को मैं बिट डायग्राम बताता हूं ताकि आप एग्जाम में आराम से लिख सके। नंबर 1, जब केवल मांग में परिवर्तन हो।
जब केवल मांग में परिवर्तन हो और यहां पर क्या हो, पूर्ति स्थिर रहे। तो मांग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो मांग में कमी या मांग में वृद्धि। तो दोनों स्थितियों की बात करते हैं। नंबर ए, जब केवल मांग में क्या हो, वृद्धि हो। और नंबर टू, जब केवल मांग में क्या हो, कमी हो। क्योंकि पूर्ति तो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डायरेक्ट एग्जांपल को थ्रू समझिए। तो यहां पर मान लीजिए ये हमारा बाजार है, ठीक है, क्या है ये, बाजार है। यहाँ पर है मांग और पूर्ति की मात्रा, और यहाँ पे वस्तु की कीमत, और जो ये स्थिति है ना, ये संतुलन की स्थिति है। ये है मांग और ये है पूर्ति, और यहाँ पर बाजार संतुलन का निर्धारण हो रहा है, पॉइंट ई। तो ये है वस्तु की कीमत और ये है वस्तु की संतुलन मात्रा, ठीक है, एक संतुलन की स्थिति है। हुआ क्या कि ऐसे में वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, कोई भी कारण हो सकता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो सकती है, उपभोक्ता में आय में वृद्धि होने से मांग ज्यादा करेगा, लेकिन पूर्ति अपनी जगह पर है। तो जैसे ही मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र हमारा यहां हो जा रहा है, मांग वक्र हमारा आगे को चला जा रहा है। तो मांग वक्र जैसे कि आगे को चला जाएगा, देखिए ये नया पॉइंट ये बनेगा, ये हो जाएगा हमारा नया संतुलन। तो इस स्थिति में तो क्या हो जाता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ यहां पर मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब होता है जब केवल मांग में वृद्धि हो तो क्या होगा, तो होगा संतुलन कीमत एवं मात्रा दोनों में वृद्धि होगा, ठीक है। वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी और मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी, नंबर एक। दूसरा, अगर वस्तु की मांग में कमी हो, तो अगर मांग में कमी हो तो यह है बाजार, वस्तु की कीमत, और यह वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा, और यह है संतुलन स्थिति। यह है मांग वक्र और यह है पूर्ति वक्र, यह है संतुलन, ठीक है, यह है संतुलन और यह है हमारा, ठीक है, संतुलन मांग पूर्ति और सर कीमत और संतुलन मात्रा। अब क्या है, जब वस्तु की मांग में कमी हो, मांग में कमी होने का मतलब ये वाला वक्र, नया वक्र ये हो गया मांग में कमी का होना, ये है D2, ठीक है। तो मांग वक्र हमारा नीचे की ओर आ जाता है, तो अभी बस नया तो जो पॉइंट होता है वो E बन रहा है, E1, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत में भी कमी हो रही है, तो साथ साथ वस्तु की मात्रा में भी कमी हो रही है। मतलब जब वस्तु की मांग में कमी हो जाए, संतुलन पूर्ति अपनी जगह पर, तो ऐसे में वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा दोनों में क्या होगी, दोनों में कमी हो जाएगी, ठीक है। ये पहली स्थिति है परिवर्तन की, दैट्स क्लियर। डायग्राम ध्यान में रखिएगा, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन देंगे तो बेटर रहेगा, बाकी दो तीन लाइन में तो एक्सप्लेन आप कर ही सकते हैं। अब ये होगी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति होती है नंबर 2, जब क्या हो, पूर्ति में परिवर्तन और वस्तु की मांग क्या हो, स्थिर हो। तो यहां पर भी दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। यहां लिखेंगे पूर्ति में कमी और यहां हम करते हैं पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, ठीक है। जब हम पूर्ति में वृद्धि की बात करते हैं, क्योंकि मांग अपनी जगह पर है, तो ये हो गया बाजार संतुलन, ये हो गया संतुलन मात्रा, संतुलन कीमत, ये x, ये शून्य, ये y, ये हो गया पूर्ति वक्र, ये हो गया मांग वक्र, ठीक है, और ये हो गया संतुलन स्थिति। अब कह रहा है पूर्ति में वृद्धि होने का मतलब तो नया पूर्ति वक्र हमारा ये बन रहा है S1। तो S1 के बनना मतलब पूर्ति वक्र आगे को चला है, तो नया पॉइंट हमारा ये बन गया E1। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस में वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, वस्तु की कीमत में कमी, लेकिन जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जा रही है, ये वाला। तो जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु की क्या होगी, कीमत में कमी, और वस्तु की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये स्थिति है। दूसरी स्थिति हम यहां दिखाते हैं, पूर्ति में कमी हो तो क्या होगा, पूर्ति में कमी हो तो ये होगा आपका संतुलन कीमत, ये संतुलन मात्रा, ये है पूर्ति वक्र,
और ये है हमारा मांग वक्र, ये है हमारा संतुलन स्थिति। अब वस्तु की पूर्ति में कमी होने का मतलब पूर्ति वक्र हमारा ऊपर की ओर खिसक रहा है, यहाँ पर ये हो गया S1, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ति वक्र ऊपर होने से वस्तु की कीमत देखिए यहाँ पर हो जा रहा है ऊपर की ओर ज्यादा, और मांग हमारा वस्तु की मात्रा यहाँ हो जा रहा है नीचे, ठीक है। मतलब यहाँ पर वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि और वस्तु की मात्रा में कमी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके ठीक आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन, ठीक है। तो वस्तु की मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन की बात करते हैं तो हम परिवर्तन की एक ही स्थिति को लेंगे, अगर दोनों में एक साथ वृद्धि हो तो क्या होगा, ठीक है। तो जब एक साथ वृद्धि होता है तो नंबर 1, वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक समान वृद्धि, वस्तु की मांग तथा पूर्ति में क्या है, पहली स्थिति एक समान वृद्धि हो तो क्या होगा, देखिए यह है बाजार संतुलन, ठीक है। यह है कीमत और यह है मात्रा, ये हो गया X और ये हो गया Y, ये हो गया मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र और ये हो गया हमारा क्या चीज, संतुलन बिंदु। हमसे कह रहा है मांग और पूर्ति में एक समान वृद्धि हो, तो मांग में वृद्धि यहां पर D1, दोनों में एक समान वृद्धि है, ठीक है, दोनों में एक समान वृद्धि है तो ये S1 है। तो मांग में भी वृद्धि है और पूर्ति में वृद्धि है, तो ऐसे में वस्तु की संतुलन बिंदु ये बन रहा, पुराना ये था, और मात्रा, तो दोनों में एक समान वृद्धि होती है, मांग में जितनी उतनी ही पूर्ति में, तो इसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वस्तु की संतुलन मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। नंबर 2, दूसरी स्थिति, मांग में अधिक तथा पूर्ति में कम वृद्धि। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का मतलब होता है मांग में ज्यादा वृद्धि हो रही है और पूर्ति में कम, ठीक है। क्या है, मांग में ज्यादा वृद्धि, यानी कि मांग वक्र हमारा थोड़ा ज्यादा आगे की हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये हमारा मांग वक्र, लेकिन पूर्ति में कम वृद्धि, मतलब पूर्ति में कम वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो पहला जो पॉइंट था हमारा ई यहाँ पर था, अब दूसरा जो पॉइंट बन गया ये है हमारा पूर्ति वक्र, ये यहाँ बन रहा है, ये वाला E1। तो ये जो हमारा मात्रा है और यहाँ जो हमारा नया कीमत स्तर है ये, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ मांग में वृद्धि हो रही है, मतलब तो ये जो पॉइंट है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, साथ साथ वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होगी। तीसरी स्थिति, पॉइंट नंबर 3, मांग में कम तथा पूर्ति में अधिक वृद्धि, मांग में कम और पूर्ति में अधिक वृद्धि, तो ये हो गया हमारा संतुलन स्तर। कीमत और मात्रा, ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्ति, ये है मांग वक्र और ये है हमारा संतुलन स्तर। अब कहा जा रहा है पूर्ति में अधिक वृद्धि हो रही है, पूर्ति वक्र हमारा यहाँ आ गया S1 और मांग में कम वृद्धि, मतलब यहाँ पर हो गया। तो पहले पॉइंट यहाँ था, नया पॉइंट यहाँ पर बन गया, तो ये मतलब देखिए कीमत में कमी हो गई और मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में कमी और वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार की कुछ स्थिति होती है जब वस्तु की मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो जाए,
तो एक साथ कमी होने का भी आप खुद बना के देख सकते हैं किस प्रकार से। डायग्राम को अपोजिट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक पता, डायग्राम बनाएंगे तो कीमत का पता चल जाएगा ऊपर नीचे होने से किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है इसकी मांग में पूर्ति में एक साथ कमी वाला डायग्राम बनाने बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये काम आपको खुद करना है कि अगर मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ कमी हो तो क्या होगा, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन, संतुलन कीमत वाला 100% गारंटी आपका आएगा ही आएगा। कोई भी डाउट रह गया मन में तो जरूर बताइए, क्यों, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, साथ ही साथ ये बुक भी कंप्लीट हो गई रिवीजन का। अब हम बात करेंगे कल से PYQ सीरीज की। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके लैंग्वेज बताऊंगा एग्जाम में किस, और उसके आंसर भी बताऊंगा सटीक आंसर कैसा होता है, ठीक है। बने रहना आपको मेरे साथ, इसी तरह से प्यार देते रहना है, शेयर करते रहना है और लाइक जरूर करना है। थैंक यू एंड बाय।